और कुछ। अच्छा जी, स्लाइडली मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देता हूँ। दिस इज शफीक मोहम्मद। आई एम एन ACC क्वालिफाइड एंड आई हैव रेंडर्ड माई सर्विसेज इन KPMG। यानी अगर मैं बात करूं कि एक ACC क्वालिफाइड जब आप लोग हो जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इंडस्ट्री में जाओ या आप फर्म्स की तरफ जाओ। और फर्म में जो फर्म्स ऑडिट कर रही होती हैं उसमें बिग फोर ऑडिट फर्म्स होती हैं, जिसमें KPMG एक फर्म है जिसमें मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर की हैं। बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं, यानी ऐसा भी किया है मैंने कि 1 साल यहाँ लगाया, 2 साल वहाँ लगाए, फिर 6 महीने यहाँ लगाए। जिंदगी में कोशिश की कि सुकून मिल जाए लेकिन सुकून नहीं मिला। बहरहाल, ज़्यादा मैं अपने इंट्रो की तरफ नहीं जा रहा। मैं आ रहा हूँ ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर की तरफ। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि ऑडिट क्या है, तो आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है ऑडिट क्या है? कोई भी? ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। ओपिनियन देना फाइनेंस पे। किस चीज का ओपिनियन? फेयर ओपिनियन देना फाइनेंस पे। अच्छा, और कैसे चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑडिट करके। जबरदस्त, क्या बात है। नाम क्या है तुम्हारा? मुस्तफा। बात तो तुमने मुस्तफा वाली नहीं की। अच्छा, बहरहाल ऑडिट की तरफ तो हम आएंगे, लेकिन एक बात समझ लें। अगर मैं बात करूं ना ऑडिट के पेपर के इंट्रो की, तो यहां पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये ले लेना कि ऑडिट के पेपर के अंदर दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। यानी पेपर क्या है, ऑडिट क्या है, इसको तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहला चैलेंज यहां पे ही समझ लो। आप लोगों में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहला पहला पेपर अभी इस वक्त ऑडिट उठा लिया है? कोई ऐसा स्टूडेंट? हाँ भाई, कोई भी नहीं है। कितने कितने पेपर्स क्लियर हैं आपके? कितने क्लियर हैं? तो उनसे क्यों पूछ रही हो? आपके कुछ भी नहीं क्लियर हुआ हुआ अभी? दिया है कोई पेपर दिया है? कौन सा दिया है? F7 जी। 3 हुए हुए। 5। हाँ भाई। हम्म। लास्ट है। दो। दो। तीन। दो। दो। तो कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो पहला पहला पेपर दे रहा है? तो वजह क्या है, पहला पेपर क्यों नहीं दे रहे ऑडिट का? आपने क्या सुना है ऑडिट के बारे में? इससे पहले F7 पढ़ लेना चाहिए। क्यों, क्या होता है? F7 पढ़ने से क्या हो जाता है इसमें ऐसा? अच्छा, और क्या सुना है? 70% सीआरपी। 70% CR की है, तो इसलिए पहला पेपर नहीं देना चाहिए। और क्या सुना है? लेंदी है। लेंदी पेपर है। अच्छा, नॉलेज बेस्ड ज्यादा कॉन्सेप्ट है। अब सुने इधर, अगर मैं ये बोलूं कि ये स्किल्स का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है इंक्लूडिंग F5, तो ये बात गलत नहीं होगी। यानी मैं पहली क्लास में ही खड़े होकर अगर मैं बात करूं ना, तो ये बात सच्ची है। और इसके सच होने की वजह सिर्फ एक ही है, और वो सच होने की वजह सिर्फ एक क्या है कि सर यहां पे सेक्शन ए जो है वो 30 मार्क्स का है, जिसके अंदर क्या होंगे? OTQs। और यहां सेक्शन बी 70 मार्क्स का है, और जिसके अंदर क्या होंगे? CRQs। यानी यूं समझो कि आज से पहले 60% पेपर आप OTQ करते थे, 40% लिखते थे। उस 40% में भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होती थी। यहां पे जो पूरा हमारा ऑडिट का पेपर है, AA ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर है, एक तो इस पेपर के अंदर 95% आपके पास थ्योरी है। दूसरा, 95% थ्योरी तो है, जिसमें से 70% आपने क्या करना है? पेपर में बैठ के टाइप करना है।
तो भाई आज इस क्लास में मैं आपको बता देता हूं, पहली पहली क्लास में ही अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑडिट का पेपर फेल है तुम लोग। यानी मैं यूं कह रहा हूं कि अगर तुमने लिख के टाइप नहीं किया पेपर गया, तुम्हें कोई नहीं बचा बचा सकता भाई। लगेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब जरा समझ लो कि इस पेपर के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये टफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है कि आपने क्या करना है, टाइप करना है। और 70 मार्क्स आपने लिख के सॉल्व करने हैं। 70 मार्क्स कैसे करने हैं? लिख के सॉल्व करने हैं। तो भाई वादा करो मुझसे एक, कि जितने सवाल मैं क्लास में करवाऊंगा वो भी घर पे सॉल्व करोगे, जो असाइनमेंट में दूंगा वो भी सॉल्व, जैसे तैयारी करने का मैं बोलूंगा वैसे करोगे। अपनी होशियारी मत करना कि सर आप सब्सटेंटिव पे चले गए तो क्या हुआ, मेरा अभी कंट्रोल चल रहा है। समझ आ रही है बात? यानी एक एक चीज जिस तरह मैं लेके चल रहा हूंगा ना, मैं बोलूंगा भाई अब तेरा इंटरनल कंट्रोल्स खत्म तो खत्म। फिर ये मत करना कि सर अभी आप एविडेंस पे चले गए, आप अब मैं शुरू से शुरू करूंगा। और आखिरी महीने में पढ़ने मत बैठना, साथ साथ करते जाओ, जिंदगी आसान करो। यानी कैसे? जैसे पहला टॉपिक में अगर आपको बताऊं, हम इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ेंगे। बेसिक पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल कंट्रोल्स। तो भाई इंटरनल कंट्रोल्स के जितने सिस्टम और जितने क्वेश्चंस मैं करवाता जा रहा हूं आप करते जाओ। लेकिन अगर आपने पेंडिंग किया उसको तो आपको ड्राफ्टिंग करना भी नहीं आएगी। समझ आ रही है बात? तो अब ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर में दो सेक्शंस होंगे आपके पास। एक 30 मार्क्स का ओटीक्यू सेक्शन होगा, जिसके अंदर आपके पास कितने ओटीक्यूज होंगे? 3 ओटीक्यू। और आपको पता है अगर 3 ओटीक्यू यहां पे मौजूद है, इसका मतलब एक के कितने नंबर हैं? 10 नंबर हैं। इसके बाद ये 70 मार्क्स से जो सीआरक्यू है, यहां पे 3 सीआरक्यू होंगे। सबसे पहला 30 मार्क्स, दूसरा 20 मार्क्स और तीसरा अगेन 20 मार्क्स। सर इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, सब कैलकुलेटेड है। यानी अगर मैं बताऊं ना कि पहले दिन ही मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें 55 मार्क्स कहां से आएंगे। सब कुछ कैलकुलेटेड है, लेकिन फिलहाल उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमें तो टॉपिक्स ही नहीं पता कि ऑडिट में क्या क्या आता है। अच्छा जी। अब जरा ना दोबारा से, क्या था ऑडिट? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला था, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, ऐसा ही बोला था। जरा सुनिएगा, देखें, इस बात को जरा जहन में बिठाएं कि जब हम बात करते हैं ना एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स हैं, ऐसा ही है। 100%, इसमें किसी को कोई डाउट? लेकिन कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर्स चलाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हैं और मालिक किधर बैठा हुआ है? घर पे। यानी मालिक घर पे क्या कर रहा है? फुल आराम फरमा रहा है। अब जरा सुनिएगा, लेट से फॉर एग्जाम्पल मैं हूं डायरेक्टर, आप लोग कौन है? शेयर होल्डर्स। मैं कंपनी आपकी चला रहा हूं, और बदले में आप मुझे क्या देंगे? सैलरी, सिर्फ सैलरी? गाड़ी बंगला, अलाउंस, बेनिफिट्स, ये सब चीजें मिलेंगी मुझे। अब आपने मुझे बोला कि सर शफीक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएंगे। मैंने बोला जाहिर सी बात है, कंपनी मैं चला रहा हूं आपकी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैं बनाऊंगा। और आपने बोला कि जितनी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना, उतने आपको बोनसेस बेनिफिट्स भी हम आपको देंगे। मैंने बोला ठीक है, बेहतरीन हो गया। मैंने बोला आप मेरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे करोगे? तो कैसे करोगे, आप शेयर होल्डर्स हो, कैसे करोगे?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के करोगे? मैंने कहा बेहतरीन, एक काम करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा अच्छा करके दिखा दूंगा, और आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के क्या हो जाओगे? खुश हो जाओगे। तो आपने भी बोला सर शफीक हम इतने बच्चे नहीं है, आपने क्या किया, बाहर से किसको लेके आ गए? एक्सटर्नल ऑडिटर को। और इस एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करो? टेस्ट करो, चेक करो। ऐसा ही बोला। होगा क्या जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आके चेक करेगा? होगा क्या? उसको पता चल जाएगा शेयर होल्डर आप लोग हो, और आपने अपॉइंट किसको किया? एक्सटर्नल ऑडिटर को। और एक्सटर्नल ऑडिटर को जैसे ही आपने अपॉइंट किया, तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा? चेक करेगा। बोलो, करेगा नहीं करेगा? तो ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? हाँ तू, हाँ ऐसे क्यों देख रहा है? मैं वाकई में नहीं चला रहा कंपनी, और तू वाकई में शेयर होल्डर नहीं है। अच्छा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब ऑडिटर आके चेक करेगा ना, तो होगा पता है क्या? वो ऑडिटर बोलेगा आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे हिसाब से मिसाल के तौर पे बिल्कुल ठीक बनी हुई है। तो जैसे ही उसने आपको ये आके बात बोली, तो आपका कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो अब जरा सुनना, गेम यही है। अगर मैं बात बोलूं ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, तो बड़ी बड़ी कंपनीज खुली। अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज खुलती है ना, तो उसको क्या चाहिए? पैसा। फंड। फंड कौन देगा? शेयर होल्डर। लेकिन क्या सब के सब शेयर होल्डर्स को मालिक बना के कंपनी में बुला लें कंपनी चलाने के लिए? लेट से एक कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, बुला लें उनको कंपनी चलाने के लिए? नहीं। तो कंपनी चलाने के लिए तो एक्सपर्ट चाहिए होंगे ना। तो एक फंडा लेके आए, बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनीज खोलनी है, लेकिन पैसा भी चाहिए। तो पैसा किससे लो? पब्लिक से। लेकिन पब्लिक से काम मत करवा लेना, मालिक मत बना देना, हकीकत वाला मालिक मत बना देना उनको। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कंपनी चलाई, तो कंपनी की क्या कर देंगे वो? धज्जियां उड़ा देंगे। ऐसा ही है। तो फिर बोला अब एक काम करते हैं, ये इन्वेस्टर यानी जो शेयर होल्डर है, ये कंपनी में पैसा तो लगा देगा, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस भी तो बूस्ट करवाना है, वरना ये डायरेक्टर्स पे बिलीव थोड़ी करेगा। तो बोला एक काम करो, शेयर होल्डर की तसल्ली के लिए किसको ले आओ? ऑडिटर को। और ऑडिटर क्या करेगा? आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लेगा, जिससे शेयर होल्डर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब इन्वेस्टर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टर बोलेगा और इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे जा रहे होंगे। और इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स जो है ना, वो जब खुश है, तो इन्वेस्टर बोलेगा भाई मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, मेरी कंपनी मेरी कंपनी। हालांकि हकीकत में क्या है? चले जाओ आप बाहर, आज किसी कंपनी के शेयर्स खरीदो, बाहर गेट पे खड़े हो जाओ और बोलो मेरी कंपनी है, दरवाजा खोल मालिक आया है। ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये हकीकत है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि भाई हम आज से कौन है? एक्सटर्नल ऑडिटर। और हमारा काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम चेक करेंगे, तो इससे यूजर का कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यूजर कौन है? शेयर होल्डर। ऐसा ही है। देखें इधर जरा, याद रखिएगा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए जो ऑडिट की एक्सरसाइज है, ये मैंडेटरी है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए जो ऑडिट की एक्सरसाइज है, वो क्या है? मैंडेटरी। तो देखो, ये इस डायग्राम को देखो, और इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आ रही हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी, बिल्कुल बच्चों वाली सादा सादा बातें। अब अच्छा, अब ना मुझे पता है ऑलरेडी कि मैंने आपको ना टॉपिक्स नहीं बताया अभी तक, और मैंने डेलिबरेटली नहीं बताया। टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। उसकी वजह क्या है कि टॉपिक्स ना बताने की वजह यह है कि आप देखें, अगर मैं आपको FR का पेपर पढ़ा रहा होता, या आपको मैं F5 का पेपर पढ़ा रहा होता, तो आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता था पहले।
तो मैं आपको बोलता ना, अगर आज की क्लास में हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर रेशियोज पढ़ेंगे, तो आप बोलते सर हमें पता है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आज खड़े होके हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, सही है, हम टीओसी पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, तो आप बोलेंगे सर ये क्या है। तो देयर फॉर थोड़ी सी बेसिक तो पहले बताओ, और बेसिक पता होने के बाद टॉपिक पता चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा इधर अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि लेट से फॉर एग्जांपल हम केपीएमजी हैं, कौन है, केपीएमजी, और हम ऑडिट करने जा रहे हैं नेस्ले कंपनी का, सही है। अब नेस्ले कंपनी का जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो जरा मुझे बताओ कि ईयर एंड होने के बाद हम ऑडिट करने पहुंचे, ईयर एंड करने के बाद जब हम ऑडिट करने पहुंचे, तो हमारे पास कितना टाइम है ऑडिट करने के लिए, क्या पूरा साल लगा दें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए, कितने टाइम में ऑडिट करना चाहिए, 2 से 3 महीने। तो अब सोचो, नेस्ले कंपनी का ऑडिट करना है 2 से 3 महीने के अंदर, कैसे करोगे, क्या एक एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हो, क्या एक एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट कर सकते हो। बेटा पीछे, आप नेस्ले कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो 3 महीने में, नाम क्या है तुम्हारा, बिलाल, गर्दन सीधी कर, हाँ, 3 महीने में ऑडिट करने जाना है, 3 महीने में ऑडिट करना है, कैसे करेगा, एक एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट करेगा, क्या करेगा फिर, सैंपल बेसिस पे। तो याद रखना, ऑडिट करते वक्त एक्सटर्नल ऑडिट किस बेसिस पे होगा, सैंपल बेसिस पे। अब देखो, जब सैंपल चूज करना होता है ना, उसका मतलब पता है क्या है, 100 ट्रांजैक्शंस में से 30 ट्रांजैक्शंस, 40 ट्रांजैक्शंस, 50 ट्रांजैक्शंस, यही करोगे ना। सैंपल का मतलब क्या है, पूरी ट्रांजैक्शंस नहीं उठाओगे, बल्कि कितनी उठाओगे, पूरी से कम। अब वो डिपेंड करता है, कोई एक ऑडिटर होगा जो बोलेगा कि भाई मैं 100 में से कितनी उठा लेता हूं, 10। कोई बोलेगा मैं 50 उठा लेता हूं, कोई बोलेगा मैं 80 उठा लेता हूं। वो डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, और ऑडिटर की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन पॉइंट क्या है ध्यान में बिठाने वाला, कि ऑडिट किस बेसिस पे होगा, सैंपल बेसिस पे होगा, डन है। हाँ भाई, ऑडिट किस बेसिस पे होगा, सैंपल बेसिस पे। अब जरा सोचो, जब सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट हो रहा है ना, तो ऑडिट फिर होगा भी मटीरियल आइटम्स का, ऑडिट फिर होगा भी सिर्फ मटीरियल आइटम्स का। एक स्टूडेंट कोई मुझे बता सकता है कि मटीरियलिटी क्या होती है, जी क्या कह रही है, ज्यादा बड़ी अमाउंट हो तो मटीरियल है, और अगर कोई छोटी अमाउंट है तो इमटेरियल हो जाएगी। जी आपने कहाँ से सुनी है बातें, अच्छा, आपने सब कुछ अभी तो डेमो डेमो कर दिया, मिक्स कर दिया जी। सिर्फ मटीरियलिटी बताएं। आप ये नुकसान, मतलब आप उस अमाउंट को खो सकते हो एक तरीके से। अगर किसी के 100 रुपये उसके पास और 5 रुपये उसके घूम गया है, तो उसके लिए बड़ी अमाउंट है। किसी का अगर 1000 रुपये उसके 5 रुपये घूम गया है, तो उसके लिए वो कोई इतनी मायने नहीं है। भाई मेमन से पूछ के देख, 5 रुपए कितनी बड़ी अमाउंट होती है। मैं मटेरियल बता रहा हूँ, मेमन थोड़ी बता रहा हूँ। अच्छा, देखें, अच्छा और कोई बताना चाहेगा डेफिनेशन, जी भाई। इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इम्पैक्ट है, हम्म। इम्पैक्ट होता है जिससे। और आप बेटा, आपका नाम क्या है पीछे जो बैठी हूँ, आप बताएं। तो बहुत ज्यादा मटेरियल हो गया जी, सिग्निफिकेंट, समहाउ कह सकते हैं, यस जी। हाँ भाई मुस्तफा, ये वाला मुस्तफा, ये वाला मुस्तफा, सिग्निफिकेंट हो। देखिए एक बात समझिए, मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, एक एक होता है इंटेंडेड यूजर। कौन होता है भाई, इंटेंडेड यूजर। सर कौन हो सकता है ये इंटेंडेड यूजर, मेनली आप बोलो शेयर होल्डर है, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, यानी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जरा सुनना, जो इंफॉर्मेशन के ना होने से या उसके डिस्टॉर्ट होने की वजह से इंटेंडेड यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो जाए, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, मटेरियल। मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी बताऊंगा, दोबारा सुनो।
अगर फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से एक एक्सपेंस गायब है, ठीक है, और उस एक्सपेंस के ना होने की वजह से मुझे प्रॉफिट्स अच्छे देखे, मैंने क्या कर दिया, उठा के इन्वेस्ट। अगर वो एक्सपेंस उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद होता, मैं इन्वेस्ट करता ही ना। तो यानी क्या हुआ, ये एक्सपेंस की ओमिशन मेरे लिए क्या थी, मटेरियल थी। तो हम बताए क्या बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन इंटेंडेड यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को असरअंदाज करती हो, अगर वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से गायब है ना, या मिस स्टेटेड है, तो हम क्या बोलेंगे, वो मटीरियल है। क्या बोलेंगे, मटीरियल है। क्लियर होगी बात। तो भाई ऑडिटर सिर्फ मटीरियल आइटम्स का ऑडिट करता है। सर मटीरियलिटी को डेप्थ में जाने की जरूरत है अभी आज पहली क्लास में नहीं, इसके ऊपर हम अलग से बिल्कुल एक सेपरेट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। सर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे मतलब, जिस तरह अकाउंटिंग में क्या होते थे, स्टैंडर्ड्स होते थे ना, यहां पे भी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड। वहां पे हम बोलते थे IAS, यहां पे हम क्या बोलते हैं, आइजा। ये आइजा, वो आइजा नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेंसी ऑडिट जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग फुर्सत से फारिग होके आए हो। ऑनलाइन क्लास की आदत हो अच्छा, फिजिकल ऑनलाइन में सोता है तू, नाम क्या है तेरा, वो अरहम। अरहम भाई थोड़ा ख्याल। बाद में क्विज में कवर हो जाए। मतलब पहली में ही तू अपनी हकीकतें बता रहा है। झूठ बोलने की आदत ही भाई ये तो ये तो इंटरेस्टिंग आइटम निकला है, मजा आएगा। अच्छा जी, तो भाई अपने पास नोटिंग पॉइंट क्या लिखो, कि एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट जो करेगा वो सैंपलिंग बेसिस पे करेगा, और किसका करेगा, मटेरियल आइटम्स का। इधर देखो कुछ की पॉइंट्स, मेरे साथ साथ बोलना। ऑडिट किसका करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये ऑडिटर कौन है, बाहर से आता है, यानी कौन है, इंडिपेंडेंट। कौन है, इंडिपेंडेंट। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल। ये जब ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो किस बेसिस पे करेगा, सैंपल बेसिस पे। और सैंपल बेसिस के साथ साथ किन आइटम्स का ऑडिट करेगा, मटेरियल आइटम्स का ऑडिट करेगा। और जब ये ऑडिट करने के बाद क्या देगा, इस पे ओपिनियन। थोड़ा सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट। आप अगर किसी कंपनी का ऑडिट करने जाओ, इधर इधर देखना, तुम्हारा नाम क्या है, नाम, हाँ, आतिश, आदेश। आदेश। आदेश भाई जरा सुनना इधर एक बात। लेट से आप ऑडिट करने गए, ऑडिट करने के बाद आपने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर ली, तो आप क्या करोगे, घर चले जाओगे, या शेयर होल्डर्स को तसल्ली देनी है, देनी है ना। और उन शेयर होल्डर्स को आप तसल्ली देने के लिए क्या करोगे, फोन कॉल करोगे कि मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, रिपोर्ट बनाओगे ना। उस रिपोर्ट में क्या दोगे, अपना ओपिनियन दोगे। क्या दोगे, ओपिनियन। तो सुनना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब एग्जामिन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट। और जब उस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, तो उसको क्या कहते हैं, अश्योरेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना क्या है, ऑडिट। और उस पे अपना ओपिनियन देना क्या है, अश्योरेंस। सर इसको अश्योरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूजर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो भाई कुछ की पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, कि एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होता है भाई, इंडिपेंडेंट। दूसरा, बेटा ये एक्सटर्नल ऑडिटर किस चीज का ऑडिट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के बाद इस पे क्या देता है, ओपिनियन। ओपिनियन को क्या कहते हैं हम, अश्योरेंस। क्यों कहते हैं इस ओपिनियन को अश्योरेंस, क्यों उससे, क्योंकि इसके इसकी वजह से यूजर का कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है,
अब ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आखिरी बात के अलावा, आखिरी बात के अलावा, और ये सारे नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे, पहले ये सारी बातें जितनी भी अभी लिखी हुई हैं, आखिरी बात के अलावा इन सारी बातों को पढ़ें। बेटा जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मौजूद हैं, सब के सब, चलें, सारी बातें ये पढ़ी, इसमें कोई ऐसी बात जो आपके दिल को तकलीफ पहुंचाती हो? हाँ, हाँ भाई। सैंपल बेसिस पे तो ट्रू एंड फेयर तो क्या आएगा? ये भी तो हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हो जो मिस हो जाए, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिर उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? उसके लिए दुआ करेंगे। तो वो तो नुकसान हो सकता है ना। नहीं, हम पाकिस्तानी कौम क्या करते हैं? दुआ करते हैं ना। ये तुम्हारा पॉइंट बहुत वैलिड है, लेकिन इसका जवाब मैं दूंगा। सही है। अच्छा जी, इधर ये ऑडिटर कौन है? एक्सटर्नल है ना। अब सुनिएगा, ये जो ऑडिटर होता है ना, ये भाई साहब किधर होते हैं? ऑडिट फर्म के अंदर होते हैं। और एक ऑडिट फर्म की अगर मैं हायरार्की की बात करूं, तो एक ऑडिट फर्म में सबसे पहला बंदा पता है कौन होता है? ऑडिट पार्टनर। ये वो शख्स है, यानी जब आप अश्योरेंस देते हो ना, एक ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन देता है। और ओपिनियन का मतलब क्या है? अश्योरेंस। और ये अश्योरेंस की क्या होती होगी? एक रिपोर्ट होती होगी ना। इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जिसके सिग्नेचर होते हैं ना, इस शख्स को हम कहते हैं सर कौन? ऑडिट पार्टनर। फिर इस ऑडिट पार्टनर के नीचे एक होता है ऑडिट मैनेजर। सर ये कौन है? जरा सोचें, एक मिनट के लिए सोचें कि आप दोबारा से नेस्ले कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं। इधर 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 देखो, छोड़ दो। नेस्ले कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, कैसे करोगे? क्या डायरेक्ट जाओगे और बोलोगे चल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल, ऐसे? हाँ, क्या होगा? जरा बताएं मुझे। यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसा करूं, मैं आया और मैंने बोला कि जरा ये सेल्स, क्योंकि मुझे वेरीफाई करनी है, तो मैं सेल्स पे इनवॉइसेस दे दो। और फिर मैंने बोला कि एक काम करो, अपना एनसीए रजिस्टर दो, मुझे एसेट्स की नेटबुक वैल्यू देखनी है। और एसेट्स को जाके फिजिकली इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबूत हासिल करने हैं ना। तो क्या डायरेक्ट ऐसा होता है? या आपको लगता है कि ऑडिट क्योंकि 2 से 3 महीने में करना है, और एक इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट करना है, तो पहले प्लानिंग होनी चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए भाई। क्या चीज करेंगे पहले तो जरा सुनो, एक मिनट बात समझना। आप नेस्ले का ऑडिट करने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं नेस्ले क्या प्रोडक्ट्स बनाता है। आपको यही नहीं पता कि नेस्ले के कस्टमर्स कौन है, नेस्ले के सप्लायर्स कौन है, नेस्ले के बोर्ड में डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, नेस्ले का कंपनी स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। आपको यही नहीं पता जिस इंडस्ट्री में नेस्ले कंपनी ऑपरेट करता है, उस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इंडस्ट्री रेशियोज क्या है, यही नहीं पता। तो क्या आप सही से उसका अच्छे से ऑडिट कर पाओगे? जवाब नो। एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक कंपनी जिसका हम ऑडिट करने गए, अगेन नेस्ले, उसके जो कस्टमर्स है ना, वो कस्टमर्स जो है ना, वो मेजर कस्टमर भाग चुका है। बोल दो मेजर कस्टमर बैंकरप्ट हो चुका है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो कस्टमर भाग गया। अब हमने देखा कि उसके कस्टमर के भागने के बावजूद उसका रेवेन्यू 5% से बढ़ रहा है। तो वो आपको मासूमियत के साथ डायरेक्टर पता है क्या बोलता है? बोलता है इंडस्ट्री में तो 10% बढ़ा है, हमारा सिर्फ 5% बढ़ा है।
हमने ग्रोथ तो की है लेकिन इस साल कम की है, तो मैं बीइंग एन ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाऊं, हाँ ठीक है ग्रोथ सही है। मैं पता है क्या बोलूंगा, ए भाई तेरा मेजर कस्टमर तो भाग चुका है, तूने 5% की भी ग्रोथ कैसे ली? तुम्हारा तो यहां पे सर्वाइवल का मसला होना चाहिए था, और तुम बोल रहे हो कि मेरा रेवेन्यू 5% से इंक्रीज हुआ है, देखो इंडस्ट्री में 10% का है, इसका मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग। हो सकता है रेवेन्यू के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट्स, गलतियां मौजूद हो, तो जरा बात को पिक करें। पहले ऑडिटर को क्या करनी चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करेंगे तभी तो कंपनी को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी तो कंपनी को अंडरस्टैंड करेंगे। और इधर जब एक कंपनी की अंडरस्टैंडिंग लोगे, प्लानिंग करोगे, तभी पता होगा कि फील्ड वर्क पे प्रोसीजर्स। सर फील्ड वर्क पे प्रोसीजर्स यानी जैसे मैंने बोला था, एनसीए रजिस्टर उठाओगे, फिजिकली एसेट्स को इंस्पेक्ट करोगे, इनवॉइसेस कलेक्ट करोगे, ये सारे क्या होते हैं? सबूत। क्या होते हैं? और सबूतों के लिए ऑडिटर क्या लगाता है? प्रोसीजर। बोलो इधर। ऑडिटर फील्ड वर्क पे जब ऑडिट परफॉर्म कर रहा होगा तो क्या लगाएगा? प्रोसीजर्स। और हासिल क्या करेगा? सबूत। सबूत क्या? जैसे इनवॉइस हासिल करना, फिजिकली एसेट्स को इंस्पेक्ट करना, ये सब क्या है? सबूत है। क्लियर हो रही है बात? लेकिन उससे भी पहले क्या करना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए। और ये प्लानिंग कौन करेगा? ऑडिट मैनेजर। सर इस ऑडिट मैनेजर का काम प्लानिंग करना होता है, क्या ये अकेला प्लानिंग करेगा? कौन होगा साथ इसके प्लानिंग में? सर ये पार्टनर भी तो होगा ना प्लानिंग के अंदर। ये सिर्फ ऐसे ही थोड़ी है ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने के लिए, ये पार्टनर भी क्या कर रहा होगा साथ में? प्लानिंग कर रहा होगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही? हाँ नहीं? पक्का? मुझे नहीं लग रहा। किस किस को मसला है अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं? कोई मसला? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोगों को कोई मसला? रहमा, सफा, अब्दुल रहमान, बिस्मा, मरियम, ताबिश, अनवर। भाई क्या बिल्कुल सुन सपाटे बैठे हुए हो क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा इसके बाद प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद क्या होगा? प्रोसीजर्स लगाए जाएंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे सबूत हासिल किए जा रहे होंगे। तो याद रखना, प्लानिंग के बाद क्या स्टार्ट होता है? फील्ड वर्क स्टार्ट होता है। फील्ड वर्क में ऑडिटर क्या लगाता है अपने? प्रोसीजर्स लगाता है। और इस फील्ड वर्क के लिए कौन लोग जिम्मेदार होंगे? सुपरवाइजर। सर ये सब ऑडिटर हैं, ये ऑडिट मैनेजर भी सुपर ऑडिटर है, इससे ऊपर ऑडिट पार्टनर भी ऑडिटर है, सुपरवाइजर भी कौन है? ऑडिटर। लेकिन सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। सुपरवाइजर हो गया, ऑडिट सीनियर हो गया, और इसके बाद जो भी ऑडिट जूनियर हो गए, ये सब किस काम पे लगे हुए होते हैं? फील्ड वर्क। कौन सा वर्क बेटा? और फील्ड वर्क पे ऑडिटर क्या लगाता है? प्रोसीजर्स। क्या हासिल करने के लिए? एविडेंस। तो अब एक बात याद रखो, ऑडिट फर्म के अंदर जो हायरार्की होती है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। यानी एक होता है ऑडिट पार्टनर, फिर उसके नीचे कौन आता है? मैनेजर। पार्टनर और मैनेजर का काम क्या है? प्लानिंग करना। लेकिन ये जो पार्टनर है इसके साइन किस पे होते हैं? ऑडिट रिपोर्ट पे। इसके बाद नीचे कौन कौन लोग हैं? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से नीचे ऑडिट सीनियर, ऑडिट सीनियर से नीचे जूनियर। सर इनका काम क्या होता है? फील्ड वर्क पे उतर उतर के ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना, और हासिल क्या करना? एविडेंस। यहां तक बात क्लियर है?
यहां तक कोई सवाल किसी का? जी? मैनेजर किसकी रिपोर्ट वगैरह। नहीं। अच्छा, इस बात का मतलब पता है क्या है? कि अगर मैं बोलूं ऑडिट रिपोर्ट पे ऑडिटर के, ऑडिट पार्टनर के साइन होते हैं, तो इसका मतलब कल को अगर ऑडिट करते वक्त कोई मसला हुआ था ना, तो जिम्मेदार शख्स कौन है? ऑडिट पार्टनर। समझ आ रही है बात? सर ये पार्टनर एसीसी वाले नहीं होते ना? जी मतलब? एसीसी वाले पार्टनर नहीं बन सकते ना? पाकिस्तान में ऑडिट पार्टनर एसीसी वाला शख्स नहीं बन सकता इन पाकिस्तान। आई कैप की मोनोपोली, कॉम्पिटेंस में कोई फर्क नहीं है। कहां बन सकता है? मिडिल ईस्ट में चले जाएं आप। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसको तो अभी देखते हैं ना। आपको बनना क्यों है ऑडिट पार्टनर? पीछे बनो। और एक मजे की बात, आपको पाकिस्तान में क्यों रहना है भाई? हाँ, अगर ऑडिट पार्टनर बनना है तो बाहर जाके बनो। पाकिस्तान में रहना जरूरी है? तो बस पाकिस्तान से बाहर जाओ, मजे मजे करो, ऑब्वियस। मतलब ऑडिट पार्टनर बन के। इसके बाद बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही वो सब्जेक्ट मैटर है जिसका ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट करता है। यानी यूं बोलोगे, एक्सटर्नल ऑडिटर का निशाना क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर मैंने बताया था एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसका क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए। एंड देन एक हमारी डिस्कशन ये भी हुई थी कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? किधर अपॉइंट करता है? एजीएम के अंदर। इसके बाद ऑडिट किस बेसिस पे होगा? किन किन आइटम्स का होगा? मटेरियल आइटम्स का होगा। और जब ऑडिट होगा सैंपल बेसिस पे और मटेरियल आइटम्स का, तो ऑडिटर क्या हासिल कर रहा होगा? एविडेंस। और इन्हीं एविडेंस की बुनियाद पे ऑडिटर देगा क्या? ओपिनियन। जैसे जज करता है ना, बोलता है तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, इसी तरह ऑडिटर भी क्या बोलता है? तमाम सबूत जो मैंने हासिल किए उसकी बुनियाद पे मेरा ओपिनियन ये है। अब जरा सुनिएगा, ये जो ऑडिटर का ओपिनियन है ना, ये गारंटी नहीं होती। यानी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये बात लिख के नहीं बोलता कि मैं गारंटी देता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। या ऑडिटर ये भी नहीं बोलता कि मैं गारंटी देता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं बनी। ऑडिटर बोल रहा है कि मैं गारंटी तो दूंगा ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे? ओपिनियन इज नॉट एन गारंटी। ओपिनियन गारंटी सर नहीं है, इज नॉट एन गारंटी। ओपिनियन इज नॉट अ गारंटी। सर ये साइन ओपिनियन पे करता है पार्टनर। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है वो बताता हूं मैं। पहले तो ये क्लियर है बात कि ऑडिटर, अभी ऑडिट पार्टनर को छोड़ दो, ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन। और वो ओपिनियन जो है वो ऑडिटर का गारंटी नहीं हो सकता। सर गारंटी नहीं दे रहा, तो फिर ऑडिटर आया क्यों है? हमें तो क्या चाहिए? गारंटी चाहिए। तो सुन लो इधर ऑडिटर के अल्फाज। ऑडिटर बोल रहा है मैंने जब सैंपल बेसिस पे ऑडिट किया है, मैंने जब मटेरियल आइटम्स का ऑडिट किया, तो गारंटी तो मैं दे ही नहीं सकता भाई। सर अगर गारंटी नहीं दे रहा तो फायदा? याद रखना, ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता। किस वजह से? सैंपल बेसिस की वजह से। सैंपल बेसिस की वजह से और मटेरियल आइटम्स का ऑडिट करने की वजह से। सर सैंपल बेसिस पे ऑडिट करना ऑडिट की क्या है? लिमिटेशन है यार। 3 महीने के अंदर आप ऑडिट करके गारंटी दे ही नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि आपने किसका ऑडिट किया है? सैंपल ट्रांजैक्शंस का। और सैंपल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करने की वजह से आप गारंटी तो दे ही नहीं सकते। तो ये लिख लो अपने पास
कि ऑडिटर जो ओपिनियन देता है वो गारंटी नहीं होती। गारंटी क्यों नहीं होती सर? क्योंकि सर टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है। और टाइम कांस्टेंट की वजह से ऑडिटर क्या करता है? सैंपल बेसिस पे ऑडिट करता है। और दूसरा मटेरियल आइटम्स का ऑडिट करता है। तो देयर फॉर ऑडिटर कभी भी गारंटी तो दे ही नहीं सकता। अब देखें इधर, एक बच्चे का सवाल है, सर फिर फायदा? गारंटी दे ना, कम से कम गारंटी तो दे। अब देखें, यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना हमेशा गारंटी की जरूरत नहीं होती। अगर मैं बात करूं ना यूजर का कॉन्फिडेंस, तो यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमेशा गारंटी की जरूरत नहीं होती। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास आए, आपने बोला ये सर जो है ना ये एक्सटर्नल ऑडिट के ट्यूटर है, और भी मार्केट में बहुत सारे ट्यूटर हैं, वो भी है, किसी के पास भी आप चले गए, उससे आपने बोला सर मुझे पेपर पास करना है, और उसने आपको प्लानिंग बना दी बिल्कुल कि भाई ये कर लो पास हो जाओगे, तो आप क्या उसको ये बोलते हो सर लिख के दो, गारंटी दो मैं पास हो जाऊंगा? कभी भी गारंटी नहीं देगा। लेकिन जो उसने आपको चीजें बताई, क्या उससे आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है? यस। तो यहां पे भी ऑडिटर गारंटी दे ही नहीं रहा। लेकिन क्या ऑडिटर ने कुछ भी नहीं किया? सैंपल बेसिस पे भी ऑडिट करते वक्त ऑडिटर ने बहुत कुछ किया है। और उस बहुत कुछ की बेसिस पे ऑडिटर क्या दे रहा है? अपना ओपिनियन दे रहा है। सर गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन ओपिनियन तो दे रहा है। और ओपिनियन किस मकसद के लिए है? यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो याद रख लेना, ऑडिट ओपिनियन, ऑडिटर का ओपिनियन इज नॉट एन गारंटी। सर क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि क्या है? टाइम कांस्टेंट। सर टाइम कांस्टेंट की वजह से कैसे ऑडिट करता है ऑडिटर? सैंपल बेसिस पे। ये बात क्लियर हो गई। और मटेरियल आइटम्स, तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है पीछे जो हमारे नोट्स हैं। ऑडिटर टेस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस बेसिस पे? सैंपल बेसिस पे और मटेरियल आइटम्स का, और देता क्या है? ओपिनियन। और ओपिनियन गारंटी नहीं होती। लिख लो अपने पास, ये बात लिख लिए। अच्छा, अब ना एक बहुत ही मिसकंसेप्शन वाली बात है, और वो मिसकंसेप्शन वाली बात बताए क्या है? कि बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, और बहुत लोगों को, लेमेन लोगों को भी ऐसा लगता है कि ऑडिटर ना फ्रॉड पकड़ने आया है। क्या पकड़ने आया है? फ्रॉड। यानी ऑडिटर आएगा और कंपनी के फ्रॉड पकड़ लेगा। ऑडिटर तो फ्रॉड पकड़ने आया ही नहीं है सर। एक बच्चे का जवाब है कंट्रोल चेक करने आया है। मैंने क्या बोला था? ऑडिटर का निशाना क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं? एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो ऑडिटर तो सिर्फ ये चेक करने आया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बनी होनी चाहिए? एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ऑडिटर का सिर्फ यही मकसद है। फ्रॉड पकड़ने नहीं आया ऑडिटर। इसकी एक दलील दूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? डायरेक्टर्स बनाते हैं। ये जवाब क्लियर होना चाहिए ऑडिट पढ़ने से पहले भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाते हैं? डायरेक्टर। सर कंपनी को चलाने का जिम्मेदार कौन है? डायरेक्टर्स। ऐसा ही है। तो भाई मुझे बताओ, कंपनी के अंदर जो कंट्रोल्स बने हुए होंगे वो किसने बनाए होंगे? डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, उसके बाहर गार्ड कौन खड़ा करता है? कंपनी खड़ी करती है ना। तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के जिम्मेदार हैं यानी डायरेक्टर, यानी जो कंपनी को चलाने के जिम्मेदार हैं यानी डायरेक्टर्स, वही कंट्रोल्स को बनाते होंगे ना। सर मेरा आसान सा सीधा सा आपसे सवाल है कि कंट्रोल्स क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाते हैं कंट्रोल्स? कम ऑन यार, इसके लिए ऑडिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिसमैनेजमेंट ना हो। एक मिनट, बिल्कुल सादा करते हैं इसको। बैंक के बाहर गार्ड क्यों खड़ा हुआ है? चोरी ना हो, ठीक है। अच्छा, और आसान,
अगर एक बंदा कैश डिपॉजिट करता है, दूसरा बंदा कैश रिकॉर्ड करता है, ऐसा क्यों करते हैं कि अलग अलग बंदे हो? हाँ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्यों किए हैं यहाँ पे कि एक बंदा अलग, अली जो होगा वो कैश डिपॉजिट करेगा, और जो वली बंदा है वो कैश रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। क्यों? सर सिर्फ एरर की बात नहीं है। अगर एक ही बंदे को डिपॉजिट करने के लिए दे देंगे और एक ही बंदे को रिकॉर्ड करने के लिए दे देंगे, तो वो ना ही रिकॉर्ड करेगा ना ही डिपॉजिट, यानी क्या हो जाएगा? फ्रॉड। तो सर इंटरनल कंट्रोल्स लगाने का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता ही क्या है? फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करना। तो सोचो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा था? कंपनी को चलाने का जिम्मेदार कौन है? कंट्रोल्स बनाने का जिम्मेदार कौन है? तो सर कंट्रोल्स लगाए ही क्यों थे? फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट और, तो फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने का जिम्मेदार भी कौन हुआ? डायरेक्टर्स। ऑडिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड। ऑडिटर सिर्फ क्या चेक करने आया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस हिसाब से बनी हुई है? एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऑडिटर क्या बोलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल। और अगर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बनी होगी, तो ऑडिटर क्या बोलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं। बस, और कोई काम नहीं ऑडिटर का। यानी यूं बोलो कि आप ऑडिट करने गए और आपको नेस्ले कंपनी बोलती है ऑडिट तो होता रहेगा, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं भाई, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, आप ऑडिट करने आए, आपको नेस्ले कंपनी ने बोला ऑडिट तो होता रहेगा, पहले कंट्रोल्स बना लो। आपने बोला नहीं, मैं कंट्रोल्स बनाने, आप ऑडिट करने आए, नेस्ले कंपनी ने आपको बोला ऑडिट तो होता रहेगा, एक काम करो पहले फ्रॉड पकड़ लो, तो आप क्या बोलोगे? मैं फ्रॉड पकड़ने नहीं आया। और उसको डेफिनेशन क्या बताओगे फिर? कि मैं ये देखने आया हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी है या नहीं बनी। मैं ऑडिट करूंगा सैंपलिंग बेसिस पे, और मैं ऑडिट करूंगा किस किस बेसिस पे? मटेरियल आइटम्स का, और उसके बाद उस पे क्या दूंगा? ओपिनियन। उस ओपिनियन से क्या हो जाएगा? यूजर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्लियर है ये बात? ये बात भी क्लियर हो गई होगी भाई। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को डिटेक्ट करना। मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड को डिटेक्ट करना। अच्छा, आप जरा देखें, अक्सर पता है क्या प्रॉब्लम आती है? आप ऑडिटर हो ना, यानी मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो पेप्सी कंपनी का मैंने ऑडिट किया। उस वक्त मेरा पहला पहला, मल्टीपल टाइम्स ऑडिट किया, लेकिन पहला 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 साल। होता क्या है कि एक ऑडिट आप कर रहे होते हो ना एक कंपनी का, तो 6 साल 7 साल 10 साल से वो आपका क्लाइंट होता है। हर साल आप जाके इसको क्या कर रहे होते हो? ऑडिट कर रहे होते हो। तो मेरा पहला साल, यानी फर्म मैंने ज्वाइन की, मेरा पहला पहला साल था। तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला एक काम करो, पेप्सी कंपनी के क्या होते हैं, एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, तो उन स्टॉल से क्या आती होगी? सेल्स आती होगी। तो बोला जाके इनकी डिटेल्स लो कि सेलिंग प्राइस कितनी है, आप कितने में बेचते हैं, कितनी सेल होती है, सब जाके चीजें पूछो। बोला ठीक है, टेंशन ही नहीं कोई। मैं अपने जेब में फर्रा लेके गया, उसमें उसने कुछ बातें मुझे बताई थी, वो मैंने नोट डाउन कर ली थी। अब मैंने क्या किया, मैंने उससे पूछा आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होती है वहां पे? उन्होंने बताया यूं। मैंने बोला ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सोल्ड होते हैं, ये सब चीजें मैंने पूछी, और मैं वापसी आ गया। और मैंने जाके ना अपने सीनियर को बताया, मैंने बोला ये देखो सेलिंग प्राइस इसने इतनी बताई है, नंबर ऑफ यूनिट्स इसने इतने बताए हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो उसने बोला बावले। मैंने बोला क्यों भाई, क्या हो गया, इतना अच्छा काम तो करके आया हूं। बोला तुमने सामने से तो कुछ पूछा ही नहीं, जो उसने बोला तुम मान के आ गए। यानी इसका मतलब पता है क्या है? मेरे जहन में एक इंप्रेशन बैठा हुआ था कि ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा। और ऑडिटर का माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी पता है क्या, दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी नहीं सोचो अब, कि ऑडिटर ये सोचे कि मैनेजमेंट तो झूठी होती है।
ऑडिटर ये भी ना सोचे कि मैनेजमेंट तो बिल्कुल सच्ची है, जैसे मैंने सोचा था मैनेजमेंट सच बोल रही है, लेकिन अब अगली बार अगर मैं जाऊंगा तो ये भी ना सोचूं कि ये तो बैठा हुआ है झूठा। ये भी नहीं होना चाहिए। यानी मैं बाय माइंड क्या होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड भी हो सकता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही भी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एरर भी हो सकता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक भी। मैनेजमेंट चोर भी हो सकती है और मैनेजमेंट ईमानदार भी हो सकती है। तो ऑडिटर का माइंडसेट बेटा, ऑडिटर क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल। जी कोई सवाल है? पेप्सी लिस्टेड कंपनी है, जी शेयर होते हैं इसके। शेयर, हाँ तो खरीदने तुझे। पब्लिक लिमिटेड क्या है? पब्लिक लिमिटेड क्यों नहीं है? पेप्सी कब हुई? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कब हुई है? अबे पेप्सी के तुम समझते हो सिर्फ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान में वो public- पाकिस्तान बेवरेजेस है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अच्छा जी, बहरहाल यहां जरा इधर देखें, माइंड सेट जरा समझें। देर में भी मटीरियल में स्टेटमेंट, ऑडिटर का माइंड सेट बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल में स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, फ्रॉड की वजह से भी और एरर की वजह से भी, और सब कुछ ठीक भी हो सकता है। सर कुछ भी हो सकता है। अब मेरा एक बेसिक सा सवाल आप लोगों से, मिस स्टेटमेंट क्या होती है? गलत बयानी। यानी आप किसी से कमिटमेंट कर दो और आप वो कमिटमेंट पूरी ना करो तो क्या कहलाएंगे उसको? मिस स्टेटमेंट। आपने बोल दिया कि सिर्फ तुम ही हो और सिर्फ तुम ही हो, लेकिन साथ में और भी हैं, तो ये क्या है? मिस स्टेटमेंट है। अब ऑडिट की दुनिया के हिसाब से और अकाउंटिंग की दुनिया से बताओ कि इस मिस स्टेटमेंट क्या होती है? जी, ज्यादा दिखाना। प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना, एक्सपेंसेस को कम दिखाना, लायबिलिटीज को। मिस स्टेटमेंट में सिंपल अल्फाजों में क्या बोलूंगा? अगर IS 2 की बात करें हम, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, क्या कहता है वो? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने उसको गलती से या जानबूझ के हायर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिपोर्ट कर दिया तो ये क्या कहलाएगी? मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट क्या है भाई? डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग अप्लाइड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है, स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है, और आपने अकाउंटिंग कुछ और अप्लाई कर दी। तो इसको क्या कहेंगे? मिस स्टेटमेंट कहेंगे। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स यहां मौजूद हैं, अब तक कोई सवाल? बेटा सारे स्टूडेंट्स, चले बेहतरीन। अच्छा जी, अब इधर देखें, आप लोग सब ऑडिटर हैं, ठीक है? जी सवाल है? जी जी पूछे। कुछ फर्म्स भी तो रिपोर्ट बना रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ कंपनीज के लिए, उधर भी ऑडिटर जा रहा अच्छा देखें, एक सवाल एक बच्चे ने यहां पूछा, सर कुछ फर्म्स भी क्या करती हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती हैं। अब जरा सुनिएगा, एक ऑडिट फर्म की अगर मैं बात करूं ना, ये सवाल इसने यहां पूछा है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ऑडिट फर्म की अगर हम बात करें ना, तो क्या ऑडिट फर्म सिर्फ एक ही सर्विस देती है? ऑडिट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे टैक्सेशन, एडवाइजरी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे क्या होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में?
आप आए और हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाले। यानी अगर अब तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करके चली गई, एक वक्त था केपीएमजी क्या करती थी, केपीएमजी स्नाइडर इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती थी। और ऑडिट कौन करता था स्नाइडर इलेक्ट्रिक का, ईवाई। ऑडिट कौन करता था, ईवाई करता था। तो ऑडिट फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की सर्विसेज भी देती हैं, सही है। और इसके साथ साथ ऑडिट फर्म एक्सटर्नल ऑडिट की भी सर्विस देती हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ऑडिट फर्म कोई एक सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। इनफैक्ट आज के दौर में हम बात करें ना, तो ऑडिट फर्म ऑडिट से ज्यादा दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। एडवाइजरी आ गया, टैक्सेशन आ गया, फॉरेंसिक ऑडिट आ गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आ गया, सैप, इतने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने नाम सुना है सैप का, ऑरेकल का। तो इनकी इंप्लीमेंटेशन करवाना, बहुत सारे काम। समझ आ रही है बात लड़के? अच्छा, अब जरा सुनिएगा। आप ऑडिट करने गए, आप लोग सब किसका ऑडिट करने गए? कंपनी बता भाई। गूगल। किसका ऑडिट कर रहे हैं आप? गूगल का। और आपको मिल गई मिस स्टेटमेंट। क्या मिल गई? पहली बात तो ये कि सर ये मिस स्टेटमेंट अब यहां पे मटेरियल है, क्योंकि इम मटीरियल पे आप कोई हरकत नहीं करते। ये मिस स्टेटमेंट क्या है? मटीरियल। आपने बोला जबरदस्त, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। आप ऑडिटर हो, क्या करोगे? क्या करोगे? डायरेक्ट ओपिनियन के अंदर बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं बनी हुई। एविडेंस ही तो लिया है, तभी तो पता चला है। शहजादे इधर बात सुन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तेरे हाथ में आई, तूने इसके लेजर मांगे, लेजर्स के बाद तूने और सबूत मांगे, तभी तो तुझे पता चला होगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट। डायरेक्टर्स को तो नहीं बताऊंगा, शेयर होल्डर को बताऊंगा। अच्छा, इस पे मैं आ रहा हूं, पहले ये बात क्लियर है बेटा? भाई प्रोसीजर्स लगा के सबूत जब हासिल करोगे तभी पता चलेगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, सही है। अब आपको मिल गई है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो मुस्तफा क्या करें? आप बोल रहे थे कुछ, शेयर होल्डर को डायरेक्टर को नहीं। बोले शेयर होल्डर को बताएं। कैसे बताएं शेयर होल्डर को? फोन करके? नहीं नहीं क्या करें? नहीं। मीटिंग रखवाएं शेयर होल्डर से, क्या बताएं उसको कि मुझे रिसीवेबल में एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली है। एक जवाब उस सर उस टाइम सिर्फ नोट करेंगे। आप क्या कह रही हैं? ऑडिट रिपोर्ट में लिख दें। और किसी का कोई जवाब? किसको? कौन से सीनियर को? मैंने पूरी हायरार्की बताई थी। फॉर एग्जाम्पल आप सुपरवाइजर हैं, आप किसको बताएंगे? मैनेजर। ऑडिट मैनेजर को। आपने ये बोला, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई ना, तो ऑडिटर यूं बोलता होगा, ओ अभी मजा आएगा ना भिड़ू, जो एक आती है मीम। आपको कितने ऐसे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बस जैसे ही मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल गई ना, तो ऑडिटर बोलेगा यस, अब मैं दूंगा अपनी रिपोर्ट के अंदर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही नहीं है। देखें, अब जरा इस प्रोसेस को समझिएगा। जैसे ही ऑडिटर को मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली ना, तो ऑडिटर जाएगा मैनेजमेंट के पास। सर मैनेजमेंट कौन? डायरेक्टर्स। और उनको बोलेगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इस मिस स्टेटमेंट को ठीक कर दो। क्या बोलेगा? लेकिन ये भी तो फ्रॉड किया है, हाँ, तो निकलने का टाइम मिल जाएगा उनको। निकलने का टाइम मिल जाएगा। और अगर फ्रॉड नहीं किया है तो तो ये तो तुम तो जबरदस्ती रगड़े में ले आए उनको। अपने मैनेजर को डिस्कस ये कैसा है? फॉर एग्जाम्पल, अभी फ्रॉड तो छोड़ दो, ये कैसा है कि अभी मैनेजमेंट जो है ना, वो उन्होंने गलती की थी बेचारों ने। अब अकाउंटिंग भी ना, अकाउंटिंग करना भी एक काम, आर्ट है। यानी आसान है यूं कहना कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। सर एनआरवी क्या है? एस्टिमेशन है। और एस्टिमेट बनाना आसान काम नहीं होता। प्रोविजंस क्या है? एस्टिमेशंस है। तो भाई मैनेजमेंट से गलती भी तो हो सकती है। ये तस्वुर जहन से निकालो ना कि मैनेजमेंट चोर है। आप जा ही इस सोच से रहे हो कि मैनेजमेंट तो चोर है, मैं जैसे ही बताऊंगा जाके वो मुझे पकड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुस्तफा आया, ऑडिटर है, और गूगल का ऑडिट करते हुए उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली, तो मुस्तफा ये सोच रहा है जैसे ही मैं अगर जाऊंगा ना और बताऊंगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो मैनेजमेंट निकालेगी पिस्टल। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली तुझे और तू मुझे बताने आ गया?
आज तो तू घर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं। तो यानी फ्रॉड को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो। फ्रॉड एक अलग चीज है, हर जगह मिलता भी नहीं है फ्रॉड। पहले तो यूं सोचो कि मिस स्टेटमेंट जो है ना वो गलती से भी हो सकती है भाई। गलती से मिस्टेक हो गई, तो अब आप किसके पास जाओगे? मैनेजमेंट के पास। और मैनेजमेंट को क्या बोलोगे? मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसको ठीक कर दो। और अगर मैनेजमेंट ने इसको करेक्ट कर दिया तो बस सब कुछ ठीक है। ओपिनियन बिल्कुल क्या जाएगा फिर? ओके, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनी हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट के पास गए, दोबारा क्या बोला? मैनेजमेंट मैनेजमेंट इसको ठीक कर दो। मैनेजमेंट ने इसको ठीक नहीं किया, बोला नहीं कर रहे ठीक, जा भाग। तो अब मैनेजमेंट के ऊपर भी ना एक और मैनेजमेंट होती है जिसको हम कहते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मैनेजमेंट इसको ठीक नहीं करती तो हम इसी मिस स्टेटमेंट को किसके पास लेके जाएंगे? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। याद रखो, फॉर एग्जांपल दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है? लेट से फॉर एग्जांपल मैं ये बात करूं, यहां पे सर फहीम है, दानिश है, सर उसामा है, सर हमाद है। ये सारे किस में आते हैं? मैनेजमेंट में। सर उसामा तवानी भी किस में आते हैं? मैनेजमेंट में। सर शरीफ तबानी भी किस में आते हैं? मैनेजमेंट में। लेकिन सर चलती किसकी है? दूसरा तबानी। ऐसा ही है। तो मैं पता क्या बोलूंगा, ये कौन है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये कौन है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी मैनेजमेंट के भी पापा। दोस्त चार्ज विद, इसमें कौन हो सकता है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सर इसके अंदर ऑडिट कमेटी हो सकती है। आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर पढ़ा होगा ऑडिट कमेटी। सही है, इस तरह के लोग इस दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप इनको बोलोगे कि मुझे ये मटेरियल में स्टेटमेंट मिली है, जाओगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास, बोलोगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मुझे ये मिस स्टेटमेंट मिली है जो कि मटेरियल है, काइंडली इसको करेक्ट करवा दें। क्योंकि करेक्ट करना इनका काम नहीं है। तो फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस किसको बोलेगा? मैनेजमेंट को, कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिटर को मिली है, ठीक करो इसको। और अगर फिर भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट की करेक्शन नहीं होती तो फिर ऑडिटर किस तरफ जाएगा? इस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को किस तरफ लेके जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो भी इसका इंपैक्ट आएगा इस मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से, वो ऑडिटर क्या करेगा? कंसिडर करेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो जहन में से ये जो फितूर है ना कि मैं जैसे ही मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलेगी मैं फौरन क्या कर दूंगा? चीर फाड़ कर दूंगा, शेयर होल्डर से मीटिंग बुला लूंगा, शेयर होल्डर्स को अपने घर बुला लूंगा, या फिर ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा इधर, अब मुस्तफा के सवाल में से ही ना एक कीड़ा, कीड़ा तो है ना? हाँ, एक्सेप्ट कर लिया आपने, थैंक यू। अच्छा इधर बोला, सर फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने किया हो फ्रॉड, ऑडिटर ने पकड़ लिया, पकड़ने आया नहीं है, ऑर्डर क्या करने आया है? ये इंश्योर करने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी है या नहीं। ऑडिटर ने पकड़ा एक मिस स्टेटमेंट है, और मिस स्टेटमेंट भी क्या है? मटेरियल। जब उस मिस स्टेटमेंट को पकड़ते पकड़ते ऑडिटर ने देखा कि यार ये तो हुआ हुआ फ्रॉड, अब ऑडिटर ये देखेगा ये फ्रॉड किया किसने? टॉप मैनेजमेंट ने किया है, कोई बीच में कुछ डायरेक्टर एक आध इन्वॉल्व है, या कोई लोअर मैनेजमेंट ने किया है। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय ने अगर कोई फ्रॉड किया है तो ऑडिटर पे किसके पास जाएगा? मैनेजमेंट के पास। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उस फ्रॉड में शामिल है, जैसे मैं आपको एक स्कैंडल बताता हूं। एक कंपनी थी एनरॉन कॉर्पोरेशन, यूएस बेस्ड कंपनी थी, और एक लिस्टेड कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी, और समझ लें कि एनर्जी सेक्टर में काम करती थी। और जो इसका ऑडिटर था ना, वो पता है कौन था? जैसे हम बिग फोर सुनते हैं और ख्वाब होता है हमारा कि बिग फोर में जाएंगे, पहले होती थी बिग फाइव। और उस फर्म का नाम था आर्थर एंडरसन। फर्म का क्या नाम था? आर्थर एंडरसन। तो उस कंपनी ने किया क्या? डेरिवेटिव्स तो आप सबको पता होंगे, जैसे करेंसी हेजिंग्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं।
इन्वेस्टर से पैसा मांगा, बोला एनर्जी सेक्टर में ही आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और पैसा फिर सुनो इधर लगाया कहां, डेरिवेटिव्स में, और वहां खा लिया नुकसान। अब क्या करें, इन्वेस्टर को बता दें कि आपका पैसा तो हमने डेरिवेटिव्स में लगा दिया था और नुकसान हो गया। तो एक चोर किस्म का बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से उठा, बोला ये बता देंगे तो फिर तो मामलात खराब हो जाएंगे, एक काम करते हैं बैंक से लेते हैं लोन। बैंक से लिया लोन फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया लोन सिर्फ 2 लाख का फॉर एग्जाम्पल, और बाकी जो 8 लाख बचे ना, इन्वेस्टर को बोला ये लो आपका रिटर्न, जो आपने पैसा एनर्जी सेक्टर में लगाया था। फिर मजे की बात, बैड डेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से छुपाया और रिसीवल को ओवरस्टेट करके दिखाया। और ये सब कुछ कौन कर रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी एनरॉन कॉर्पोरेशन की जो सीईओ थे ना, वो ये काम कर रहे थे, और 1990s के अंदर मल्टीपल ईयर से करते आ रहे थे। सही। तुम्हारे इससे रिलेटेड ही कोई सवाल है? पाया जी। तो एक्सपेंस कम नहीं हुई। हाँ, तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया, ठीक है, और रिसीवल भी ओवरस्टेट हो गया। अच्छा, अब इधर, अब मजे की बात, ऑडिटर कौन है इसका, आर्थर एंडरसन। ये फ्रॉड 1990 से चलता आ रहा था और 2001 में जाके डिस्क्लोज हुआ है, और हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं, ट्रू एंड फेयर। और शेयर होल्डर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, आसमानों पे, कि आर्थर एंडरसन ऑडिट कर रहा है। पता चला भाई आर्थर एंडरसन भी क्या हुआ था उसके साथ, मिला हुआ। तो होती क्या है गेम, अगर कोई फ्रॉड टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पे हो रही है ना, तो फिर देखो इधर मुस्तफा भाई जैसे, अब ऐसा हो सकता है भाई, रियलिटी में ऐसा हो जाता है कि ऑडिट फर्म्स क्या हुई हुई होती हैं, मैनेजमेंट के साथ ही मिली हुई है, और बोल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू एंड फेयर। ऑडिटर को क्या मिल रहा है, पैसा। और पैसा हो तो क्या ही नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, ऐसा ही है। अब जरा सुनिएगा, हकीकत में किताबी बातों के अंदर अगर ऑडिटर को यह बात मिल जाए ना मुस्तफा के मैनेजमेंट ने बीओडी लेवल पे फ्रॉड हुआ है, तो ऑडिटर फिर नहीं जाए, फिर मौत के लिए जा रहा है, फिर तो वो मरने। आपने फ्रॉड किया हुआ है, बोला हाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, देखें बीओडी ने फ्रॉड किया, मैं बीओडी हूं, मुस्तफा ऑडिटर है, बोला आपकी तो ऐसी की तैसी आपने फ्रॉड किया हुआ है, मैंने पकड़ा गुद्दी से अंदर ले गया, उसके बाद मुस्तफा बाहर नहीं आया। एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको बताता हूं, एक ऑडिटर को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। सेठिया कंपनी थी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं थी, सही है, और उसका ऑडिट करने के लिए जब वो गया, उसको पता चला फ्रॉड्स हैं, और इवन फ्रॉड्स के अलावा वहां पे फ्रॉड तो इतना मेजर नहीं था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। तो अब ऑडिटर को ये बात पता चल गई है, ये बात मैनेजमेंट को भी पता चल गई कि ऑडिटर को ये बात पता चल गई, और फिर वो उसको ढूंढ रहे थे कि भाई ये मिले और इसको हम क्या करने, गायब। तो वो भाग गया भाई, पाकिस्तान छोड़ के भाग। छोटी कंपनी थी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं थी, ठीक है, और ऑडिटर भी कोई छोटा ऑडिटर था। हाँ, मैंडेट, अच्छा एक मिनट, ये जो ना, मैंने बार बार 2 दफा रिपीट भी इसीलिए किया है कि छोटी कंपनी थी, क्योंकि मुझे लगा कि आपके जहन में शायद ये है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी का ऑडिट होता ही नहीं है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, बाकी कंपनीज भी अपना ऑडिट करवा सकती हैं। यानी इवन पार्टनरशिप कंपनी भी, अगर जो पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनी तो नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म भी अपना ऑडिट करवा सकती है। लेकिन मैंडेटरी किसके लिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए। आज तबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी भी अपना एक्सटर्नल ऑडिट करवा सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है जी। सर, जो आप बोल रहे हैं छोटी कंपनी थी तो वो सेठिया ही थी ना, हम्म। तो जो भी फ्रॉड वगैरह होगा तो सेठ का ही मसला होगा ना, पब्लिक का तो कुछ लेना देना है ही नहीं। नहीं, तो नीचे भी तो फ्रॉड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हूं पेरोल का बंदा, मैंने फिक्टिशियस एम्प्लॉय ऐड किए हुए, और उनकी सैलरियां मैं ही खा रहा हूं, तो मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को तो नहीं पता ना। तो फ्रॉड तो नीचे लेवल पे भी हो सकता है, फ्रॉड तो ऊपर लेवल पे भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी। तो ये की बात जहन में बैठ गई है भाई जी। जो मैनेजमेंट है उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायरेक्टर,
इंटरनल और एक्सटर्नल और डायरेक्टर्स मैंने पहली दफा सुना है, माजरत। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दोनों है मैंने बीओडी के अंदर दोनों। द बीओडी और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। यानी जब मैं बोलता हूं ना मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट से मेरा तस्वुर सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तरफ होता है। मेरा रुख सिर्फ किस तरफ है, क्योंकि वही वो लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल क्या होता है? हाँ, मीटिंग अटेंड करना, स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के काम को चेक करना, मॉनिटर करना। इसके अलावा लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरसी करना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी हुई है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो नॉमिनेशन है, अपॉइंटमेंट नहीं, नॉमिनेशन है, वो काम किसका है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का है। ठीक है, तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले लोग हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो ही नहीं सकते। सही है, यहां तक कोई मसला या कोई सवाल? हाँ भाई, ऑल ऑफ यू। अब आज की क्लास की एक आखिरी बात, और उसके बाद मैं कोर्स का कंटेंट बताऊंगा आप लोगों को। और वो क्या है कि ऑडिट जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया कि आए, आपने दरवाजा खटखटाया और घुस गए और आपने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालो, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है, मैंने एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया था कि प्लानिंग होती होगी, प्लानिंग के बाद यानी फील्ड वर्क होता होगा, ऐसे ही है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे यार, कि ऑडिट क्या है? सिस्टमैटिक अप्रोच है, यानी ऑडिट का एक प्रोसेस होता है। ऑडिट का क्या है? प्रोसेस है। एक सवाल ऑनलाइन, अच्छा नहीं है कोई सवाल। अच्छा बेटा, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे ग्रुप का लिंक आ चुका है, तो आप लोग ये ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। और आप लोगों के पास भी मेरा ख्याल है आ जाएगा। सही है, नहीं आएगा तो मैं भेज दूंगा। सारी अनाउंसमेंट क्लास कब है, कब नहीं है, नोट्स वगैरह, ये सब चीजें आपको, या असाइनमेंट्स, ये सब चीजें क्या होंगी आपको ग्रुप पे मिलेंगी जी। सर बोर्ड पे का छोड़ दे तो डायरेक्ट वो बता देगा शेयर शेयर होल्डर्स को नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। अथॉरिटीज भी तो है ना। लेट से फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो किसको बताएगा? जो मनी लॉन्ड्रिंग की रेस्पेक्टिव अथॉरिटी। टैक्स की चोरी हो रही है, टैक्स वालों को बताएंगे। अब ऑडिट क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, मैंने यही बोला। इसके साथ मैं ये भी बोल सकता हूं कि ऑडिट क्या है? एक प्लान्ड एक्टिविटी है। ऑडिट क्या है? प्लान्ड एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है, जरा सुने। आसान करते हैं बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप, ये क्योंकि जहन में बिठाने हैं पॉइंट्स। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर। कर लिया अपॉइंट। अब जैसे ही अपॉइंट किया ना, और ऑडिटर ऑडिट करने गया, तो क्लाइंट ने बोला, क्लाइंट कौन? यानी कंपनी जिसका ऑडिट हो रहा है। जहन में बिठा ली ये बात। क्लाइंट कौन है? जिसका ऑडिट हो रहा है। ठीक है, उसने कंधे पे हाथ रखा, बोला आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। तो ऑडिटर ने बोला, ओ भाई मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने आया हूं। तो उसने बोला कहां लिखा है? उसने बोला, लिखा तो कहीं भी नहीं है। दोबारा अगला दिन बोला, एक काम करो, पूरी ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना, और पहले ऑडिट तो छोड़ो, कंट्रोल्स को टेस्ट करो पहले। ओ सॉरी, कंट्रोल्स बनाओ पहले, फ्रॉड पकड़ो। तो ऑडिटर ने बोला कहां लिखा है? बोला, ओ सॉरी, मैनेजमेंट ने बोला कहां लिखा है कि भाई तुम नहीं कर सकते ये काम? तो ऑडिटर ने लिखा तो कहीं नहीं। इसके बाद ऑडिट कर लिया, पूरा सब कुछ कर लिया, ओपिनियन दे दिया, रिपोर्ट पकड़ा दी हाथ में। ऑडिटर ने बोला फीस? तो मैनेजमेंट ने बोला कौन सी फीस? फीस भी लेते हो तुम ऑडिट करने की? तो यानी कहने का मकसद पता है क्या है?
जैसे ही ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी ना, तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए किसके दरमियान? मैंने शेयर होल्डर क्यों? जिम्मेदारियां किसके दरमियान डिसाइड हो रही हैं? पूरे साल तो नहीं, 3 महीने मुंह किसको देना है? मैनेजमेंट को देना है। ये वाली हरकतें कर कौन रहा है आपसे? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, कंट्रोल्स बनाओ, फ्रॉड पकड़ो, ये हरकतें कर कौन रहा है? मैनेजमेंट। तो एग्रीमेंट भी किसके दरमियान होगा? ऑडिटर और मैनेजमेंट। सर पैसे कौन दे रहा है? ऐसे थोड़ी होता है शेयर होल्डर घर बुला के बोलता है ये लो तुम्हारी फीस। फीस तो कंपनी से ही जाएगी ना। और देगी कौन फीस? कंपनी ही देगी। अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर। कहां पे? एनुअल जर्नल मीटिंग। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि शेयर होल्डर्स घर पे बुला के शेयर होल्डर्स ऑडिटर को बोलते होंगे ये लो तुम्हारी फीस। अगर ऑडिटर को फीस जा रही है ना, तो मालिक कौन है कंपनी का? शेयर होल्डर ही। तो ऑब्वियसली कंपनी से कुछ भी ऑडिटर को जाएगा तो वो शेयर होल्डर के खाते में से है ना। अच्छा, क्विकली, लंबी नहीं करते यहां पे। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर। और उसके बाद होगा क्या? ऑडिट इंगेजमेंट लेटर साइन होगा किसके दरमियान? बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। सर ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पास्ट में ऐसी हरकतें हुई हैं। मैनेजमेंट बोलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो, मैनेजमेंट बोलती है कंट्रोल्स बना दो, मैनेजमेंट बोलती है फ्रॉड पकड़ लो। तो सब कुछ ये पहले से ही क्या होना चाहिए? डिसाइडेड होना चाहिए। यानी इस एंगेजमेंट लेटर के अंदर पता है क्या होता है? ऑडिटर बोलता है कि मैनेजमेंट तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि कंट्रोल्स को तुम बनाओगे, फ्रॉड को पकड़ना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मेरी क्या जिम्मेदारी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना और उस पर क्या एक्सप्रेस करना? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। मैं ऑडिट करने की क्या लूंगा? फीस लूंगा। ये सब कुछ किधर डिसाइड हो जाएगा? इंगेजमेंट लेटर के अंदर ही। सोचो जब ये सब कुछ इंगेजमेंट लेटर के अंदर डिसाइड हो जाएगा, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा बाद में? कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं। तो ये इंगेजमेंट लेटर का फायदा है। आगे जाके हम इसके ऊपर, इंगेजमेंट लेटर के ऊपर, एक सेपरेट आइजा पढ़ेंगे। सही है। अब इसके बाद एंगेजमेंट हो गई, तो अब क्या करना चाहिए? प्लानिंग करनी चाहिए। तो भाई पहले अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के बाद प्लानिंग। अब प्लानिंग के बाद क्या होगा? अबे वो प्लानिंग के बाद नहीं होता, एंगेजमेंट के बाद होता है। और एंगेजमेंट के बाद डायरेक्ट निकाह कर लेगा, चेक नहीं करेगा। तो भाई ये क्या होता है? एंगेजमेंट क्या होता है? ये जाहिलों के कॉन्सेप्ट है, हम डायरेक्ट निकाह करते हैं। तुझे भी बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो घर वालों की वजह से और माशरे की वजह से फंसा हूं ना, 2-3 हुई होती। भाई ये लड़कियां जो है ना फौरन देख यार ये क्या बात हो गई सर, तो बिल्कुल ही बेकार इंसान है, ऐसा नहीं। मजाक कर रहा हूँ सर। तो ये बेटा सिर्फ लड़कों लड़कों की हद तक ये बात किया करो क्या के, वरना नहीं है ये कोई, ये जुल्म कहलाता है। हाँ। अच्छा जी, हम ऑडिट पढ़ रहे हैं यार, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर। इसके बाद क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या होगा? परफॉर्मिंग द ऑडिट। अब सुनिएगा जरा इधर, क्या बोला था मैंने? परफॉर्मिंग द ऑडिट के अंदर ऑडिटर क्या कर रहा होता है? प्रोसीजर्स लगाएगा, और प्रोसीजर लगा के हासिल क्या करेगा? एविडेंस। ऐसा ही है। आप दोनों की बहुत पक्की दोस्ती है, मुझे लग रही है बहुत पक्की। अच्छा, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स लगा के क्या हासिल करेगा? एविडेंस। आप जरा सुनिएगा, आप ऑडिटर हो, क्या डायरेक्टली परफॉर्म करते वक्त ऑडिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, यानी इसको आसान करते, सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो आपको पता नहीं, क्या डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे प्रोसीजर लगाओगे?
यानी आपने प्लानिंग कर ली, अब प्लानिंग करने के बाद आए और आपने बोला कि इनवॉइसेस दो, आपने बोला कि एनसीए रजिस्टर दो, मुझे देखने एसेट्स की नेट बुक वैल्यू कितनी है। लेट से आपने बोला ये बिल्डिंग आपकी ही है, तो कंपनी ने बोला यहाँ जाहिर सी बात है हमारी ही है, तो बोला लाओ ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। क्या डायरेक्टली ये काम करना चाहिए, या फिर पहले कंट्रोल्स को टेस्ट करना चाहिए? यानी मेरा सवाल ये है कि प्रोसीजर्स लगाओ, लेकिन क्या प्रोसीजर्स डायरेक्टली आके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लगाने चाहिए, या पहले प्रोसीजर्स लगाने चाहिए कंट्रोल्स पे? यार आसान बिल्कुल, पहली पहली क्लास है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि सबूत तो हासिल कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टली सबूत पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हासिल करने चाहिए या पहले कंट्रोल्स पे सबूत हासिल करने चाहिए? वजह? हाँ बिल्कुल, कैसे? कंट्रोल्स अगर वीक हैं, ज्यादा मसले कौन से हैं और कैसे हैं? फ्रॉड होने के चांसेस और एरर के होने के चांसेस। यानी यूं समझो, फॉर एग्जाम्पल बैंक रिकंसिलिएशन, बचपन में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था कि बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करना एक कंट्रोल है। एक क्या है? कंट्रोल है। इसी से जुड़ा, इस बैंक रिकंसिलिएशन से जुड़ा एक आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैठा हुआ होता है, कौन? बैंक बैलेंस। ऐसा ही है भाई, ये ताल्लुक पता है ना आपको? बैंक रिकंसिलिएशन एक कंट्रोल है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसी से रिलेटेड एक क्या होता है? बैंक बैलेंस। ऑल ऑफ यू बेटा, सबके सब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, ये बात तो पता है ना? आप जरा सोचें, अगर एक कंपनी बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म ही नहीं करती तो मसला क्या आएगा? बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म ना करने से बैंक के बैलेंस के अंदर एरर होने के चांसेस और फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म नहीं होती, तो ये कौन सा कंट्रोल है भाई? वीक कंट्रोल है। और जैसे ही आपने ये बात बोली कि सर ये वीक कंट्रोल, इसका मतलब बैंक बैलेंस में गलतियां होने के चांसेस और फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है, तो मैंने यहां पे एक अल्फाज लिखा कि बैंक बैलेंस के अंदर भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा। सर ये ROMM क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो मैंने बोला अगर तो फॉर एग्जांपल कंट्रोल वीक है, बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म नहीं हो रही, तो बैंक बैलेंस के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और जब बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म नहीं हो रही और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहां पे ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए? बैंक बैलेंस के ऊपर ज्यादा प्रोसीजर्स लगाने चाहिए ना। अब सोचो, ये बात मैंने जानी ही नहीं, यहां से मैंने बीच में से रास्ता काट दिया। फॉर एग्जाम्पल ये वाला काम हमने किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म होती भी है या नहीं, तो क्या हमें ये बात पता चल पाएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ज्यादा है या कम? और फिर हम क्या करेंगे रिजल्टिंग इन, जहां ज्यादा प्रोसीजर लगाने होंगे वहां कम प्रोसीजर्स लगा सकते हैं ना। तो याद रखना, पहली बात तो कंट्रोल्स का ताल्लुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कंट्रोल्स का क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक। सर आसान अल्फाजों में, यहां इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अगर कोई सिक्योरिटी नहीं है तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? चोरी हो जाएगी। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो वो इन्वेंट्री दिख रही होगी ना, तो इसका मतलब कंट्रोल्स का क्या है? ताल्लुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और ये ताल्लुक कैसा है भाई? अगर कंट्रोल अच्छे, अगर कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम होगा, और अगर कंट्रोल्स बुरे होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा। और सोचो, रिजल्टिंग इन जब रिस्क कम, तो ऑडिटर के प्रोसीजर भी कम, और अगर रिस्क ज्यादा तो प्रोसीजर्स भी ज्यादा।
तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं किया ना, कंट्रोल्स को चेक नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने प्रोसीजर शायद कम, या इधर सुनो, आया डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कूद गया, कंट्रोल्स को टेस्ट ही नहीं किया, तो शायद अब मैंने जो प्रोसीजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगाया ना, या तो कम होंगे, या और रिजल्टिंग इन जब मैंने जहां ज्यादा काम करना होगा वहां मैंने अगर कम काम कर दिया तो क्या होगा, मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है। तो याद रखना, ऑडिटर हमेशा कंट्रोल्स को टेस्ट करने से पहले, कंट्रोल्स को, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने से पहले किसको टेस्ट करता है, कंट्रोल्स को टेस्ट करता है। ये बात मैं यहां लिख रहा हूं, ऑडिटर टेस्ट द कंट्रोल्स बिफोर टेस्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी सबूत जो हासिल कर रहे होंगे वो पहले कंट्रोल्स पे हासिल करने होंगे, उसके बाद ऑडिटर किस पे आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि कंट्रोल्स का क्या है, इंपैक्ट है ओवर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज कंट्रोल्स हैज एन इम्पैक्ट ओवर दी एफएस। तो अब जरा बताओ यार, ये जो फील्ड वर्क है इसके अंदर ऑडिटर कंट्रोल टेस्टिंग भी करेगा और सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करेगा। ऑडिटर फील्ड वर्क के ऊपर, वर्ड्स मेरे गौर गौर से सुनना इधर, ऑडिटर फील्ड वर्क इधर, ऑडिटर फील्ड वर्क के ऊपर कंट्रोल्स को भी टेस्ट करेगा और सब्सटेंटिव टेस्टिंग भी करेगा। सर ये वर्ड सब्सटेंटिव का मतलब, जो प्रोसीजर ऑडिटर ने कंट्रोल्स को चेक करने के लिए लगाए उसको बोलेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और जो प्रोसीजर्स ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने के लिए लगाए उसको बोलेंगे सब्सटेंटिव टेस्टिंग। लिख लो अपने पास ये भी बात, प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स अगर अप्लाई हो रहे हैं टेस्ट करने के लिए किसको, कंट्रोल्स को, तो इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और अगर यही प्रोसीजर्स अप्लाई हो रहे हैं किस चीज को टेस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो इसको बोलेंगे सब्सटेंटिव टेस्टिंग। सब्सटेंटिव टेस्टिंग। सर इस सब्सटेंटिव टेस्टिंग का एक और नाम होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो अब फील्ड वर्क पे दो काम होंगे, फील्ड वर्क पे दो काम, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरा सब्सटेंटिव टेस्टिंग। तो इधर आ जाओ दोबारा ऑडिट साइकिल के ऊपर, ये लिख लिया है आप लोगों ने, लिख लो जल्दी से जल्दी लिखो। डन। यार पिक्चर ले ले, तू हंसने में टाइम ज्यादा लगा रहा है। अच्छा जी, फील्ड वर्क पे क्या हो रहा था भाई, परफॉर्मिंग स्टेज पे दो काम, एक टीओसी, दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बेटा टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एसपी का मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। नेक्स्ट इसके बाद अगला स्टेज होता है
रिव्यू ऑफ ऑडिट। रिव्यू ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है कि जितने भी कारनामे अंजाम दिए थे ना, किधर, परफॉर्मिंग दी ऑडिट के टाइम पे, उन सबको क्या करना, रिव्यू करना। और ये देखना कि क्या अब हमें ओपिनियन की तरफ जाना चाहिए या ऑडिट को एक्सटेंड करना चाहिए। सर रिव्यू ऑफ ऑडिट क्या है कि जितना भी ऑडिट परफॉर्म किया उस पूरे काम को क्या करना, रिव्यू करना। और ये देखना कि हमें ऑडिट रिपोर्ट की तरफ जाना चाहिए या ऑडिट को एक्सटेंड करना चाहिए। देन आखिरी काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन देता है, इसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। इसको क्या कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, या फिर इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्टेज। रिपोर्टिंग स्टेज। जी बेटा एक बात बता, जूनियर क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, परफॉर्म कर रहे होंगे छोटी छोटी जगहों पे, सीनियर भी क्या कर रहे होंगे, वही काम कर रहे होंगे। तो अब जरा सोचो, रिव्यू करना क्या उनका काम हो सकता है, रिव्यू करना उनका काम हो सकता है, जवाब नहीं। और सोचो जिन्होंने ऑडिट पे पूरा कारनामा अंजाम दिया था, क्या रिव्यू करना उनका काम होगा। तो देयर इज अ सेपरेट टीम जिसका काम क्या होता है, रिव्यू करना। अच्छा जी, इस पूरे स्टेजेस को हम ऑडिट साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑडिट साइकिल। यानी पहले शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, फिर एंगेजमेंट लेटर साइन होगा, फिर प्लानिंग होगी, फिर परफॉर्मिंग स्टेज आएगा, फिर रिव्यू आएगा, और उसके बाद रिपोर्टिंग। एक बात बताऊं, पूरे इस 2 महीने की जर्नी में हम यही सब तो पढ़ रहे होंगे। यानी ये सब सारे, एंगेजमेंट लेटर से लेके, अपॉइंटमेंट का तरीका बहुत छोटा सा टॉपिक है, एंगेजमेंट लेटर से लेके रिपोर्टिंग तक, यही तो पूरा ऑडिट है। यही क्या है, पूरा ऑडिट। तो अगर आपको ये लग रहा हो ना कि सर आपने तो ऊपर ऊपर से बातें बता दी, भाई मैंने क्या बोला था, टॉपिक्स में डायरेक्टली नहीं बता सकता। तो सिर्फ टॉपिक्स बताने के लिए मैंने आपको हल्का हल्का क्या दिया, सबका ओवरव्यू दिया। बेसिकली हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें मैंने आपको पूरा ऑडिट का क्या दिया है, ओवरव्यू। तो आप जरा समझें, मैंने बताया था CRQ 70 मार्क्स, इसमें से तकरीबन 20 to 25 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स प्लानिंग से होंगे। इसके बाद परफॉर्मिंग दी ऑडिट के अंदर जो TOC है और जो कंट्रोल्स वाला टॉपिक है, वो आपके पास अप टू 16 मार्क्स या 20 मार्क्स हो सकता है। इसको 16 मार्क्स कर लेते हैं। और ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो हैं, ये 20 मार्क्स तक आपके पास यहां पे हो सकता है। तो अगर पहली क्लास की बात की जा रही है ना, तो पहली क्लास में मैंने बता दिया आपके पास CRQ में क्या आएगा। क्या आएगा, प्लानिंग से 20 से 25 नंबर। पहले एग्जामिनर कम पूछता था, आजकल उसका प्लानिंग बहुत फेवरेट एरिया हुआ हुआ है। दूसरा, TOC तक जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, उसमें तकरीबन आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। ये पूरा एक टॉपिक है और हमारा ये टॉपिक काफी लंबा चलेगा। इसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तकरीबन 20 नंबर। तो भाई ये मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक अकलमंद स्टूडेंट हूं और इन टॉपिक्स को पूरा पक्का करके इनकी प्रैक्टिस करके चला जाऊं, तो ऑडिट का पेपर कहीं गया मेरा, नहीं। लेकिन तुम लोग पता है क्या करोगे, मुझे पता है, अभी तो मैं शुरू करूंगा, मैं क्वेश्चंस कराना शुरू कर दूंगा। आप बोलोगे अभी तो मैंने इतनी जल्दी भी किया है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। और करते करते आप बोलोगे अब क्या करूं, अब तो देर हो गई। भाई तो सिर्फ एक तरीका है, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, साथ साथ सॉल्व करते जाओ। शुरू में मुश्किल लगेगा तुम लोगों को, क्योंकि ड्राफ्टिंग करना इजी काम नहीं है। लेकिन एक दफा आपने पटरी पे चढ़ गए ना, और आखिरी वाला महीना जब आपका गुजर रहा होगा, तो आप बोलोगे सर पहले बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था ऑडिट नहीं हो पाएगा, लेकिन अब चीजें इजी लग रही हैं। और पहले आप अभी मुझे पता है क्या बोलोगे, सर CRQ करवाए ना, CRQ।
मैं इतने सीआरक्यू करवा दूंगा, आप बोलोगे सर आप ओटीक्यू क्यों नहीं कराते। यानी कहने का मकसद ये है कि आप सीआरक्यू से डर रहे हो ना, डर यही है ना जहन में, 70 मार्क्स सीआरक्यू, ये डर मैं निकाल दूंगा क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। अब सुन लो इधर, इसके अलावा क्या क्या आता है और कितने मार्क्स का आता है वो डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन जरा सुन लो कोर्स को हम कैसे लेके चल रहे होंगे। सबसे पहले हम बेसिक जो पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिक के अंदर ही हम अगली एक दो क्लासेस बेसिक पे चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना वो इंटरनल कंट्रोल्स होगा। 3 हफ्ते वो हमारा टॉपिक चलेगा इंटरनल कंट्रोल्स। ये बातें लिखने वाली नहीं है, मैं सिर्फ प्लान बता रहा हूं। 3 हफ्ते हमारा क्या चलेगा, इंटरनल कंट्रोल्स। उसके अंदर हम तकरीबन 10 सवाल सीआरक्यू के क्लास में सॉल्व करेंगे। तरीकेकार क्या होगा भाई, मैं भी सॉल्व कराऊंगा और आप यहां लिखोगे भी, मैं चेक करूंगा आपके आंसर। इसके बाद जैसे ही टॉपिक कंप्लीट, तो आपके ग्रुप में आपको एक हमारे जैद भाई हैं, आपके असिस्टेंट टीचर होंगे, वो आप अपना असाइनमेंट उनको भेजोगे और वो असाइनमेंट मैंने आपको असाइन किया होगा, वो असाइनमेंट आप भेजोगे, उसकी आपको मार्किंग होके मिलेगी। मार्किंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने 16 में से कितने गेन किए और कहां लूज की। यानी इसका मतलब जो थ्योरी के पेपर में एक मसला होता है ना, कि हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा लिख दिया है या हमें लगता है कि हमने ज्यादा लिखा है या कम लिखा है, पता ही नहीं चलता, तो वो मसला आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको फीडबैक मिल रहा है उसी वक्त कि आपने ये कारनामा अंजाम दिए। तो सोचो अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होगे तो सारे मसले हल नहीं हो जाएंगे। तो भाई इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होगा ना वो होगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर तकरीबन हमारा क्या चलेगा, 2 हफ्ते। अब 5 हफ्ते तो यही गुजर गए सर, तो अब आपकी टांगें कांपेंगी। आप बोलोगे सर आपने तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं कराया, सिर्फ 2 टॉपिक कंप्लीट कराए। बेटा ये 2 टॉपिक कोर्स का 50% वेटेज लेते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल आवर्स। अगर मैं टोटल आवर्स की बात करूं ना तो ये 2 टॉपिक पूरे कोर्स का 50 to 60% है। अगला टॉपिक कौन सा हम करेंगे, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद रिव्यू, रिव्यू के बाद रिपोर्टिंग, फिर उसके बाद हमारे कोर्स में कुछ और एरिया भी है जैसे एथिक्स हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, एंगेजमेंट लेटर हो गया। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हम सबसे एंड में निपटाएंगे। सही है। तो ये हमारे कोर्स का पूरा ओवरऑल डिजाइन है। मैं आपको कोर्स का कंटेंट दिखा देता हूं, ये नहीं बताऊंगा मैं, फिर तुम लोग पीछे पड़ जाते हो। आप दिन देंगे नहीं? नहीं, बताता हूँ। 28 से 29 से इस महीने इस अटेम्प्ट में फैब की। जबरदस्त। 14 फैब तक, 15 तक करा दूं, मतलब 15 दिन तक। 13 तक कराता हूँ ना, क्यों? वरना 14 फैब जाया हो जाएगा। तो भाई ये एरियाज ऑफ द एग्जाम देख लें, ऑडिट फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन, प्लानिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट एविडेंस और रिव्यू एंड रिपोर्टिंग। सर ये जो ऑडिट फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन है ना, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जैसे आपके पास यहां पे एथिक्स आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, इंटरनल ऑडिट आ गया, ठीक है। इसके बाद प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, इसके अंदर एक बहुत की टॉपिक है ऑडिट रिस्क। इसके बाद ये इंटरनल कंट्रोल्स, ये जो ऑडिट एविडेंस है ना, ये टॉपिक कौन सा है, बेसिकली जो मेन कहलाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एंड देन रिव्यू एंड रिपोर्टिंग। सीक्वेंस मैंने आपको बताई दी है, पहले इंटरनल कंट्रोल्स, उसके बाद ऑडिट एविडेंस यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, तीसरा क्या है, प्लानिंग। पीछे भी मैंने यही बताया था, इंटरनल कंट्रोल्स, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तीसरा प्लानिंग, उसके बाद रिव्यू एंड रिपोर्टिंग, और लास्ट में हम किस पे आएंगे, फ्रेमवर्क पे।
कोई सवाल किसी का? क्लास टाइमिंग्स क्या होगी, कोर्स की डेडलाइन क्या होगी, और कोर्स कंटेंट क्या होगा, यानी कहाँ से हम पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें? क्लास की टाइमिंग आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे 3 to 6, ट्यूसडे भी 3 to 6, और वेनेसडे 12 to 3, एंड फ्राइडे बेटा 10 से 1। ये 4 क्लासेस आपकी शुरू में होंगी। इसके बाद जरा सुन लीजिएगा, हो सकता है कि अगले महीने में 5वीं क्लास भी ऐड हो। सही है, तो भाई आपका काम है सिर्फ क्लासेस लेना। ये मत पूछना कि सर कितनी क्लासेस क्यों हो रही। दूसरा, बेटा कोर्स कब खत्म होगा, मेरी तरफ से जो डेडलाइन है वो, क्योंकि एक स्टूडेंट की डिमांड थी, तो 14 फेब। सही है, कोशिश होती है कि इस तक खत्म हो जाए, क्योंकि आपके पास इस अटेम्प्ट में 28 फेब आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां से 2-3 दिन कट गए। तो कोशिश यही होगी कि यहाँ 14 फेब तक खत्म हो जाए, या इससे भी पहले खत्म हो जाए। अगर तुम लोग एफर्ट दिखाओगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। वजह बता रहा हूं, सर क्या पढ़नी है हमें, थ्योरी ना। थ्योरी के अंदर भाई कोशिश मैं करूंगा कि मैं आपको साथ साथ जो है ना वो ताबिश हाशमी भी बनने की कोशिश करूं, यानी कॉमेडी करने की कोशिश करूं, लेकिन मेरा काम नहीं है वो, है ना। मेरा काम नहीं है भाई, मेरा काम क्या है, पढ़ाना। और आप किस किस अभी अभी फाउंडेशन में मौजूद हो, स्किल्स में हो ना, तो आपका काम है पढ़ना। अब ये कंप्लेन, सर सर क्लास को जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना वो कोई तफरी नहीं होती, तो भाई ऑडिट पढ़ने आए हो तो अपनी एफर्ट दिखाओगे। 3 घंटे की क्लास हो रही है तो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए 3 घंटे। सही है, एक ये चीज। दूसरा, 5-5 क्लासेस हो सकती हैं। तीसरा, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो मैं स्पीड में जाऊंगा। मैं अगला पढ़ा रहा हूं, आप पिछला नहीं पढ़ गया है, तो फिर मेरे लिए मसला है, और मेरे लिए जब ये मसला हो रहा होगा तो मैं स्पीड नहीं बढ़ा सकता क्लास में। सही है। और क्या सवाल था बेटा, पढ़ने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, किट्स, आपको कैप्लान और बीपीवी दोनों होनी चाहिए। अच्छा, अब किट्स में अगर कैप्लान भी कर लो ना, बहुत होता है वैसे, लेकिन ये दोनों अगर कोई हैंडल कर सकता है तो दोनों बेटा होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको स्टडी टेक्स्ट की बात करूं मैं, स्टडी टेक्स्ट में कैप्लान, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्टडी हब। हम किसी सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, तो बेटा पढ़ने से पहले मुझसे पूछ लेना सर क्या पढ़ूं। सही है, तो मैं गाइड करूंगा यहां से ये जगह ये चीज पढ़ लो। बार बार मैं आपको स्टडी हब खोल के दिखा दूंगा कि बेटा ये पढ़ लें। ठीक है, अब कोई मसला है तो जल्दी पूछो, अदरवाइज हमारी ये पहला लेक्चर जो क्लास का था ये यहीं पे एंड हो रहा है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें जल्दी से। हाँ भाई मुस्तफा, तुम्हारा नाम क्या है? अरहम भाई, कोई सवाल? तुम जो पीछे बैठे हुए हो दोनों, आप लोग बेटा सारे। अच्छा भाई, जहां तक बात यह है कि एक आखिरी बात करके बस एंड कर रहा हूं, अगर किसी स्टूडेंट को कोई सवाल पूछना है बिल्कुल पूछो। यूं समझो कि आपका बड़ा भाई यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन तमीज के दायरे में। कोई भी ऑडिट से रिलेटेड सवाल पूछना हो, अपनी पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड भी पूछना हो पूछ ले। सही है, ज्यादा पर्सनल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, बेटा व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, लेकिन टाइमिंग्स का थोड़ा ख्याल रखना। ये मत सोचना कि सर आपने तो रिप्लाई नहीं किया, फौरन नहीं किया। ठीक है। और तीसरा, जो आपका असिस्टेंट टीचर होगा आप उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। होशियारी मत करना मेरे साथ।
होशियारी का मतलब पता है क्या होता है? आप लोग क्या करते हो, कुछ पूछना होता है ना, क्रॉप करके पूछते हो और बोलते हो सर आप बताए ना। यानी एक स्टूडेंट आ रहा है, बोल रहा है कि सर सवाल समझ नहीं आया। बोला, क्या समझ नहीं आया? बोला, सर आप बताए ना। यानी मतलब ये कि आप टीचर को ही टेस्ट करने की कोशिश करते हो। यानी होगा पता है क्या, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको अलिफ बे भी नहीं आती ऑडिट की, जब मैं आपको कुछ बना दूंगा ना इसमें, तो आप लेके सर आप बताए ना। यानी पहले तुझे कुछ भी नहीं आता था, अब थोड़ा बहुत तू सीख गया तो तू होशियार बन रहा है। जो आपकी क्यूरी है स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पूछे, टीचर का टाइम वेस्ट नहीं करे और होशियार बनने की भी कोशिश नहीं करें। और आखिरी बिल्कुल बात, बेटा अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है ना कि इस टीचर से पढ़ना है, तो फिर इस टीचर पे पूरा ट्रस्ट रखो। फिर ये नहीं कि अलिफ इंस्टीट्यूट तो बे इंस्टीट्यूट, उसने ये पढ़ाया तो मैंने ये पढ़ाया, ये नहीं होना चाहिए था। फिर जो यहां पे सर शफीक पढ़ा रहे हैं वही आपने पढ़ना है और वही प्रिपेयर करना है, क्योंकि रास्ते 10 हैं। थ्योरी का पेपर है, मेरे आंसर्स भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, बहुत मशहूर टॉपिक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मेरे आंसर्स भी मैच नहीं करेंगे पीछे से, बाकी टीचर्स के भी मैच। तो फिर आप बताए क्या बोलोगे, फलाना जो अहमद वहमद था ना उसने तो यूं बताया। सही है, तो फिर आप वहीं चले जाए भाई। अगर यहां रहना है तो फिर यहां समझ लें। और फॉर एग्जाम्पल अगर उसका बहुत अच्छा नाम है फॉर एग्जाम्पल, और वो गलत डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है, फिर क्योंकि जरूरी नहीं है सही डायरेक्शन हो। कभी कभी जहां ये जो मैंने नाम लिए ना, यहां से मैं होके आ चुका हूं, तो मुझे तो पता है। सही है, कभी कभी नाम बड़े होते हैं और दर्शन। हाँ, तो ये बात समझ लो, जहन में आज ही डिसाइड कर लो कि पढ़ना है तो फिर पूरा यहीं पढ़ना है। वरना होशियारी नहीं करनी कि यूट्यूब पे मैंने उनका एक लेक्चर देखा था, मेरे पास ड्राइव पे लिंक आ गया था, मैंने वो देखा था, वो तो ऐसे बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि एक एक्यूरेसी पे प्रोसीजर लगा लो, एक वैल्यूएशन पे लगा लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिनेरियो से कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ भाई, सीधी बात। जर्नल पॉइंट्स रटवाऊंगा नहीं मैं। समझ आ रही है बात? तो भाई ये चीज जहन में बिठा लो कि अगर तुमने टीचर पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा तो तुम शक की नजर से देखते हो। जब शक की नजर से देखोगे ना, इसका मतलब पता है क्या है? तू पढ़ने नहीं आया, तू शक करने आया है। और तू शक ही करता रह जाएगा, क्लास का लेक्चर निकल जाए। समझ आ रही है बात? तो भाई यहां पे जरा सुन ले। प्रोफाइल अगर मैं आपको बता दूं तो एसी से क्वालिफाइड मेंबर हूं मैंने। आप डबल ए पढ़ रहे हैं, मैंने ट्रिपल ए भी दिया हुआ है भाई, और पढ़ाया हुआ भी है। और ये प्लेटिनियम इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे किसी ऐसे टीचर को नहीं बिठाते लाग। सही है, तो बात ये जहन में बिठा बिठा लें कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, एक रेप्यूटेड टीचर से पढ़ रहे हैं। फिर बाद में ये हरकतें नहीं होनी चाहिए कि मैं पकड़ रहा हूं आपको कि ये तूने क्या हरकत की। हाँ, मैं पकड़ लूंगा क्योंकि मुझे पता चल जाए। सही है। चले जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। नोट्स बेटा गैलेक्सी, आपका पहले तो नाम बता दें। वालेकुम अस्सलाम। आपका नंबर चाहिए, एक सेकंड। बेटा बुकलेट नहीं है, नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा हर टॉपिक। ड्राइव पे शेयर कर दूंगा सीक्वेंस वाइज, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलेंगे। अल्लाह हाफिज।